नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं हूं अमित कुमार पालित और वक्त हो गया दमदार 10 का। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आज प्रधानमंत्री ने नया इतिहास भी रचा है। आज मोदी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यानी देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब उन्हें जनता ने इलेक्ट नहीं किया था। देश में पहले चुनाव 1992 में यानी कि 1800 पहले चुनाव जब हुए थे वो हुआ था 1952 में। तो 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था उस दौरान प्रधानमंत्री बन के चुन के आए थे जवाहरलाल नेहरू और उनके पहले कार्यकाल चुनने के बाद वो चला 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन का काम किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब उनकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। अभी तो उनको 29 तक प्रधानमंत्री रहना ही है, तो आप गिन लीजिए और कितने दिन जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के पूरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इस मौके पर आज एक खास कार्यक्रम भी किया जा रहा है। जो उपलब्धि की गई है, एनडीए की बैठक होगी। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ एनडीए के सहयोगी दल, तमाम जो मुखिया हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। 22 जो बीजेपी के और प्लस एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, सभी इसमें शामिल होंगे। आज ही प्रधानमंत्री मोदी एनडीए शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम्स के साथ मीटिंग भी करेंगे और बाद में प्रधानमंत्री मोदी सभी चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक खास डिनर भी होस्ट कर रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक भी होने जा रही है। मीटिंग में कई अहम मुद्दों के साथ सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर चर्चा भी होगी। लेकिन इस बीच आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के जो 12 साल रहे हैं किन मायनों में देश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4398 दिनों का, उसको आज 4399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। अब इन 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे फैसले जिसके बारे में दूसरी सरकार सोच तक नहीं सकती थी। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, कश्मीर से धारा 370 हटानी हो, देश को नक्सल मुक्त बनाना हो, 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना हो, 3 तलाक जैसे कुप्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाना हो या फिर संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराना हो। नरेंद्र मोदी कभी भी देश हित के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने से हिचकिचाए नहीं। नोटबंदी, जीएसटी लागू करके मोदी ने बता दिया कि वो देश हित के आगे कुछ भी नहीं देखते हैं। मोदी के विजन ने देश को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में लाकर खड़ा कर दिया। आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रह के सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4369 दिन, ये सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों ने उनको दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जो भी उपलब्धियां उसमें कुछ और भी अहम चीजें जो आपको जानना चाहिए क्योंकि ये हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है। अब इन 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यानी 2014 के बाद से 58 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुले हैं, 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड्स बने हैं, 102 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस जोड़े गए हैं, 1,40,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स भारत में शुरू हुए हैं। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 2014 की अगर बात की जाए तो उस वक्त करीब 6 करोड़ बनते थे सालाना। अब 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है सालाना। अब डिफेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या जानते हैं कि भारत क्या है? भारत आयात करता है, निर्यात नहीं करता डिफेंस के इक्विपमेंट्स। लेकिन 2014 के बाद देखिए क्या हुआ और 2026 में अगर आज हम खड़े हैं तो
424 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करें डिफेंस इक्विपमेंट्स। 2014 या उससे पहले कितना करते थे? महज 700 करोड़ की। उसी तरह से एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 164 तक पहुंची है। एक्सप्रेसवे 1000 किलोमीटर का होता था, अब 7332 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि बिजलीकरण जो हुआ है 2014 के आसपास अगर रहा होगा तो 21,801 और 2025-26 तक अभी तक आते आते करीब 70,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। पर कैपिटा इनकम बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीडीपी की हम बात करते हैं। 140 करोड़ की जनता है, समझिएगा इस बात को। महज 12 साल हुए हैं। 86,647 रुपए ये हुआ करता था पर कैपिटा जीडीपी। आज के वक्त कितना है? 2,43,180 ये है। 2,43,180 रुपए ये पर कैपिटा हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में हुई है। एक छोटा सा और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 370 का हमने जिक्र किया है, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। यूपीआई, इसको मत भूलिए, यूपीआई एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट गेटवे है पूरी दुनिया में, आज भारत को इसके लिए अग्रिम माना जाता है। कई देश भारत से यह टेक्नोलॉजी ले भी रहे हैं। जीएसटी यानी कि वन नेशन वन टैक्स का जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रण लिया था। नक्सल फ्री इंडिया, सिर्फ बोला जाता था इससे पहले कि नक्सल खत्म होगा, नक्सल खत्म करके दिखा दिया इसी साल मार्च में। इसके अलावा वंदे भारत जैसे हमने जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो भारत ने खुद बनाया और लगभग आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इसका जाल बिछ चुका है। इसके साथ ही देखिए आम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा उन्होंने कदम उठाया था जिसको लेकर लोगों ने बहुत मजाक उठाया था वो है टॉयलेट। जी हाँ, शौच घर, शौचालय, घर घर शौचालय उन्होंने पहुंचाया है जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी तरह से इकोनॉमी की हम बात ही कर रहे हैं तो जानते हैं कि भारत इकोनॉमी के मामले में इस वक्त दुनिया के 5 टॉप कंट्रीज में है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को कुछ सम्मान भी मिले हैं। 32 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है और प्रधानमंत्री मोदी, आप कह सकते हैं कि भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें इतने अवार्ड्स मिले या सम्मानित किया गया। 19 पार्लियामेंट्स में, दुनिया के 19 पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी है। देखिए फेहरिस्त बहुत लंबी है, वो खत्म नहीं होगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ चर्चा में अजीत जी जुड़ गए हैं और साथ ही सज्जन जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, पहली बात तो हम यही चाहेंगे, जो 12 साल जो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजारे, 4,399 दिन, मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम तो किए, उनके काम मैंने गिना दिए, लेकिन उन्होंने पूरे पैन इंडिया बीजेपी को एक तरह से स्थापित किया है जो पहले दिखता नहीं था। 2014 का मैं मैप देखता हूं तो 2014 में एक बहुत सिंपल सी बात है कि शासन कितना था बीजेपी का, 34% लैंड एरिया पे हम लोग थे सिर्फ, और पॉपुलेशन कितना हुआ करता था, सिर्फ 25% पॉपुलेशन पे बीजेपी का शासन था। आज वो कहां पर पहुंचा है? बीजेपी का 72% दुनिया, पूरे भारत का जो लैंड है उसमें बीजेपी का शासन है या फिर एनडीए का शासन है, और 78% पॉपुलेशन पर इस वक्त बीजेपी या बीजेपी सहयोगी दलों के साथ इस वक्त शासन कर रही है। ये कैसे मुमकिन हो गया? देखिए, ये एक तो अभी हम लोग जो आंकड़े बता रहे हैं 4399 दिन उन्होंने पूरे किए और 9,000 से ज़्यादा दिन हो गए उनको सत्ता में सर्वोच्च पद पर रहते हुए। वो मुख्यमंत्री भी रहे 13 साल, 25 साल हो गए लगातार। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है जो 13 साल मुख्यमंत्री लगातार और उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री और वो यात्रा कंटिन्यू हो। तो ये यात्रा कंटिन्यू अभी रहने वाली है, ऐसा अभी तो दिख ही रहा है, आपने बता ही दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ और जो वैचारिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक उपलब्धियां हैं देश की, वो आपने बताई। जो वैचारिक मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जो या उसके भारतीय जनसंघ जो पूर्ववर्ती पार्टी थी, कश्मीर का मुद्दा था उसमें कि आर्टिकल 370 और 35A हटाएंगे, वो रिमूव करना एक बड़ा आइडियोलॉजिकल बैटल था जो मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूरा हुआ। पूर्ण बहुमत के साथ उनकी दूसरी बार ज्यादा बहुमत से सरकार आई थी जब 2019 में। नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा इशू रहा है, एक वैचारिक मुद्दे से जुड़ा हुआ, वो भी कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने पास किया और अब उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो पड़ोस के देशों से जो धार्मिक प्रताड़ना झेल करके गैर मुस्लिम आए हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का बनना एक बड़ी उपलब्धि है और उसी वैचारिक मामलों में आप समान नागरिक संहिता को भी जोड़ सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है राज्य दर राज्य। उत्तराखंड ने लागू किया, असम ने लागू किया, अब एक एक करके दूसरे राज्यों में लागू हो रहा है। और बाकी जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी और उसका जो विस्तार हुआ है वो सब आपने बताया। मतलब असली सवाल ये था कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ विकास का जो मॉडल वो गुजरात से लेकर के आए थे, उसके साथ वैचारिक मुद्दों पर भी वो उसी कमिटमेंट के साथ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए वैचारिक तो था, लेकिन जब आर्थिक की बात होती है तो अर्थव्यवस्था में भी आज के वक्त में जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट
की जंग की वजह से और युद्ध जो हो रहे हैं लगातार, उसके वजह से सबकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। भारत ने 7.7% हासिल किया, 6.5% इस मतलब 2026-27 का भी बताया जा रहा है कि हम करेंगे, जो दुनिया में सबसे तेजी से है। लेकिन मेरा प्रश्न जो, एक बार सज्जन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आप हैं, ये जो पैन इंडिया जो प्रेजेंस प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे किया, अगर मैं आपको सिर्फ सिंपली समझाता हूं, 2014 की बात करें तो बीजेपी कहां शासन कर रही थी, जब जनवरी 2014 जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, और अगर कोalition गवर्नमेंट में थे तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में थे। आज के वक्त में मैं देखता हूं तो इसमें ये मैं बता नहीं सकता कौन सा छोड़ू, सिर्फ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर छूटा हुआ है, पंजाब छूटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश है और साउथ के छूटे हुए हैं, और एक आपका झारखंड छूटा हुआ है। बाकी सारा का सारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीते गए, और मुझे लगभग लगता है कि 35 से ज्यादा उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते, 3 लोकसभा जीते हैं। देखिए, जो 12 साल का अगर संक्षेप देखें तो सबसे मोटा मोटी बात जो है वो है कि पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन जो हम लोग कहते हैं, आकांक्षा की राजनीति, पहचान से ज्यादा आइडेंटिटी, कास्ट, कम्युनिटी, एथनिसिटी, उससे ज्यादा एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स। वो प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात मॉडल लेके आए तो आप देखिएगा 14 में ही एक उत्साह था कि अलग अलग वर्गों के लोगों ने जो पुरानी पार्टियों को छोड़ के अच्छी खासी संख्या में उनको वोट किया था। ठीक। दूसरी देखिए, जो हम कहते हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उनको आपने आर्थिक रूप से और पॉलिसी दोनों तरीके से जोड़ा, जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। तो इससे क्या हुआ कि करप्शन तो कम हुआ ही हुआ, आपने समाज के अंतिम पायदान को भी, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, उससे सीधा जोड़ा। तीसरी बात देखिए, 3 तरह की, जिसको हम मार्जिनलाइज्ड स्पेसेस कहते थे, जो हाशिए पे थे, उसकी मेन स्ट्रीमिंग हुई। एक जो सबसे पिछड़े, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हो, गरीब हो, दलित, आदिवासी हो, महिलाएं हो, उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। बिल्कुल। दूसरा क्या हुआ है, देश का वो हिस्सा जिसे हम कहते थे पेरीफेरी है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा कैसे देखा जाता था, पेरीफेरी वर्सेस मेन स्ट्रीम, मेनलैंड इंडिया वर्सेस पेरीफेरी। आज के डेट में आप कह नहीं सकते हैं कि गुवाहाटी मेनलैंड कम है दिल्ली से या नहीं है, उतना ही वो मेन। तो जो पेरीफेरल इंडिया की बात थी वर्सेस मेनलैंड, वो खत्म हो गया है, उसकी मेन स्ट्रीम हुई। परंपराओं की जो बात होती थी, राम मंदिर का बनना, जिसको मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर आप हिंदू और सनातन संस्कृति की बात कर दें तो वो एक पाप है, उसको लेके जो लोग एक हीन भावना से ग्रसित रहते थे, उसको भी एक मेन स्ट्रीमिंग में लाना। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरे इंडिया में जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, मार्जिनलाइज्ड कल्चर हो, समाज के हाशिए के लोग हों, पेरीफेरल इंडिया जिसको आप कहते थे, उन सब की मेन स्ट्रीमिंग है। और इस तरीके से न्यू इंडिया की जब हम बात करते हैं तो एक भारतीयता का बोध जो है वो सक्रिय रूप से लोगों के बीच में रहता है। संजय जी, आपने बहुत सरल शब्दों में समझा दिया एस्पिरेशन को लेकर, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो मार्जिनाइज थे, उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार किया। यही वजह है कि पैन इंडिया जो प्रेजेंस बना। इस वक्त पार्टी के अध्यक्ष, ये बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन कुछ कह रहे हैं, आप सुनते हैं। नहीं तो 2 ग्रुप बना लीजिए। नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से, हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हों। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने एक गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया, तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था, एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा। तो यहाँ पर नितिन नवीन देखिए अपनी बात रख रहे थे, लगभग उन्होंने भी वही बातें बोली हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा ही कर रहे थे कि किस तरह से बोलते हैं ना, जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो व्यक्ति बिल्कुल तृणमूल में है, यानी कि जब पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो बिल्कुल जड़ में है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। उसके हाथ में भी जनधन खाता थमा दिया, उसके हाथ में भी एक मोबाइल थमा दिया, जिसका इस्तेमाल आप देखिए कि बखूबी कर रहा है।
लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बोलते हैं ना राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आए अजीत जी, और वो था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही 2014 में सत्ता संभाली उसके बाद से हम नोटिस कर रहे हैं कि जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे कहीं पर खत्म होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा इस वक्त एग्जाम्पल 2026 में देखने को मिला टीएमसी बंगाल में और डीएमके तमिलनाडु में। बिल्कुल, ये एक बड़ा एजेंडा था उनका। उन्होंने कहा था आने के साथ ही दो बातें कही थी उन्होंने। एक बात तो अभी उनको पूरी करनी है, उसके लिए कोशिश वो कर ही रहे हैं, उसी के लिए एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं। उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन वो भी करना है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऊपर से नीचे तक हम राजनीति की सफाई करेंगे। तो वो सफाई का काम अभी चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, उसमें समय लगेगा क्योंकि राजनीति उस तरह की थी हम लोगों के देश की। और दूसरा था कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों से मुक्ति दिलाएंगे देश को। तो ये एक उनकी राजनीति का एक जिस तरह के लोगों को उन्होंने प्रमोट किया राजनीति में, कई तरह के सवाल भी उठे उस पर कि कैसे कैसे नेता बीजेपी अब आगे कर रहे हैं, पुराने तरफ सब निकल गए, हट गए, हटा दिए गए, नए नेता लाए गए। ये जो एकदम हाशिए पर के नेता थे, वो जो सिर्फ हाशिए पर के लोग मुख्य धारा में नहीं आए, राजनीति में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी हाशिए पर के नेता जो चौथी पंक्ति में जिनकी तस्वीर खींची गई थी विधायक दल की बैठक में, वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे लोग आए राजनीति में, तो अपने आप ही एक चोट पड़ी लोगों के दिमाग में, अपने आप ये चीजें आई कि भाई क्यों हम 3 पीढ़ियों की गुलामी करें राजनीति में। तो ये एक असर इसका दिखा। और आप देखिए बिहार के चुनाव पिछली बार हुए, उसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में देखिए डीएमके को देखिए तमिलनाडु में, ये इस तरह की पार्टियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। और अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो वो सब हाशिए में चले जाएंगे। क्योंकि एक तो वो जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके बच्चों की वैसी ट्रेनिंग भी नहीं है, राजनीतिक ट्रेनिंग भी नहीं है, और वो कॉन्स्टेंटली अटैक में है, बीजेपी की तरफ से अटैक में है। और ये बात लोगों तक पहुंच रही है, लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और शायद यही वजह कि प्रधानमंत्री निरंतर अभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ना सिर्फ देखिए वो जो होता है ना चाल और चरित्र, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं, वॉक द टॉक करते हैं। अपने पार्टी के अंदर भी उन्होंने कई ऐसे चेहरों को मौका दिया है जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन आज वो एक एक बड़े बड़े सूबों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी ने 12 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की है। मोदी के नेतृत्व में अब बीजेपी एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। 18 जून को चुनाव होने जा रहे हैं और पहला ऐसा मौका आएगा राज्यसभा के चुनाव में कि जब बीजेपी को राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 1988 के बाद यह पहली बार होगा किसी भी राजनीतिक दल को राज्यसभा में बहुमत हासिल है अपने बूते पर। और पिछले 38 सालों में किसी भी राजनीतिक दल को राज्यसभा में यह बहुमत नहीं मिल पाया है। अब हमेशा गठबंधन को ये बहुमत रहा है, जैसे चाहे यूपीए हो या फिर एनडीए हो, उस लिहाज से देखा जाए तो आखिरी बार 1988 में कांग्रेस के पास यह बहुमत था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जिसे पिछले 38 सालों में कोई नहीं कर पाया। इसकी वजह है बीजेपी का एक एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ना, जोर हिसाब करना। आप कह सकते हैं कि इसमें राजनीति भी होती है, लेकिन आप अहमियत समझिए कि छोटी से छोटी भी अगर हम कह सकते हैं एक सीट के लिए भी अगर लड़ना हो तो लड़ा जा रहा है। उसका सबसे बड़ा आपके पास एग्जाम्पल है, उदाहरण है मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिलनी थी, लेकिन बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा और चैलेंज किया कांग्रेस को, और महेश केवट को उतार के उन्होंने ऐसा चैलेंज किया कि आज ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 4 कैंडिडेट के आने के बाद, क्योंकि एक मीनाक्षी नटराजन है जिनका डिस्क्वालीफाई हो गया है, ऐसे में बीजेपी के महेश केवट आ जाएंगे। तो सोचिए कि एक एक सीट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब 3 बीजेपी के हो जाएंगे और 1 कांग्रेस का यहां पर उम्मीदवार हो गया। कांग्रेस के पास जरूरी वोट भी मौजूद थे, लेकिन लग रहा था कि मध्य प्रदेश में लड़ाई 2-1 की होगी, लेकिन देखिए बीजेपी ने महेश केवट को उतार के उसी वक्त दिलचस्प बना दिया था। इसको लेकर हमने आगे भी चर्चा की है। अब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन में जो हलफनामा दायर किया था उसमें जानकारी छिपाई थी। बीजेपी ने इस पॉइंट को पकड़ लिया, चुनाव आयोग के सामने शिकायत कर दी, सबूत पेश कर दिए, लेकिन कांग्रेस इसमें असमर्थ रहेगी। हाल में यह हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द हो गई। अब मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, उसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी, जिसकी वजह से यह नामांकन रद्द हुआ और कांग्रेस को अब वोट चोरी की बात कर रही है, आरोप लगा रही है। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। अब
11 मई 2025 का ये मामला है जिसमें शिकायतकर्ता हैं ए श्रीलता, जिन्होंने शिकायत की थी 20 अगस्त 2025 को। उन्होंने शिकायत की बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 56 इसी तरह से इनके पर आरोप लगे। 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश तक दिया गया था। ये बातें हलफनामे में सज्जन जी नहीं थी। अब आरोप लगा के क्या फायदा कि बीजेपी ने क्या किया? आपके ही जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने छुपाया, उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए। राजनीतिक पहलू अलग है, कानूनी पहलू यहाँ पे स्पष्ट है। 2002 में एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और 2003 में पीयूसीएल पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा था उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन हुए कि आप फॉर्म 26 जो भरेंगे उसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या केस आपके खिलाफ है, उसमें यह है कि उसमें आप अधूरी जानकारी भी नहीं देंगे। वो जो भारतीय नागरिक हैं उनको जानकारी की एक संवैधानिक उनका अधिकार है, आप बताएंगे। अब इसमें टेक्निकलिटी जो कांग्रेस वाले नहीं स्वीकार करे वो ये है कि अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया और आपको नोटिस सर्व कर दी, तो वो मामला जो है उसको क्रिमिनल केस माना जाएगा। उसमें एफआईआर हो नहीं हो ये नहीं है। पेशी के लिए गया इनके पास नोटिस? इनके वकील ने दिया था और वो था कि एक जो मोलेस्टेशन का केस था सब था, उसको प्रोटेक्ट करने का इनके ऊपर आरोप है। जो आरोपी था कि इन्होंने तेलंगाना के प्रभारी रहते हुए उसको प्रोटेक्ट किया था। अब सवाल है कि ये इनसे गलती हुई। अगर आप ये मेंशन कर देती तो फिर इनकी वो जो इनका कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं होता। तो यहां पे गलती ये हुई कि इन लोगों ने मेंशन नहीं किया। तो रूल के हिसाब से इन्होंने जानकारी अधूरी दी, छुपाई, और उस कारण से क्लियर इंस्ट्रक्शन है जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो इसमें कोई डिस्क्रिशनरी फैसला। मैं तो इसमें सर पॉलिटिकली मानता हूं अजीत जी। अरे बीजेपी वाले को थोड़ी ना पता लगा होगा, किसी ने दिया होगा ना तेलंगाना से। किसने दिया होगा? तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में उनकी भी तो फूट रही होगी ना, जब मीनाक्षी नटराजन को लेकर आए होंगे। तो नहीं, ये बात थी। मीनाक्षी नटराजन को जब कैंडिडेट बनाया गया तभी कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में इसका काफी विरोध हुआ। और ये भी एक संयोग देखिए, मतलब ये राजनीति देखिए कांग्रेस की। राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है पार्टी के, लेकिन जब भी वो अपने लोगों को उनको राज्यसभा भेजना होता है तो ऐसी ही मशक्कत करनी पड़ती है। उन्होंने जब अजय माकन को पहली बार भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे मध्य प्रदेश में, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग से चुनाव हार गए थे। उन्होंने अभिषेक सिंघवी को भेजना चाहा तो वो चुनाव हार गए थे हिमाचल प्रदेश में। मीनाक्षी नटराजन को भेजना चाहा तो अब वो भी चुनाव हार गई, मतलब अब तो चुनाव से बाहर ही हो गई है। कोर्ट पता नहीं आगे क्या करे। तो एक तो ये समस्या कांग्रेस की अंदरूनी है, और ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से ही नहीं किसी ने बीजेपी को ये जानकारी दी, जिसके बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया। ठीक है, ये बात खबर आई। उसके बाद जो बंदोबस्त होते सो होते। हमको हैरानी इस बात की है कि रेक्टिफाई करने के लिए समय मिलता है। जो अगर आपके नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, तो स्क्रूटनी के समय ये जानकारी दी जाती है कि आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में, झारखंड में 3 गड़बड़ियां पकड़ी गई परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन में। आपने झारखंड का और जिक्र किया है। उनको मौका दिया गया ठीक करने का। इनको जब मौका मिला तो ठीक क्यों नहीं कर पाए, ये एक रहस्य है जो सुलझना बाकी है। ये रहस्य तो सचमुच सोचने वाली बात है कि जीतू पटवारी अगर कहते हैं कि देखिए कि बीजेपी ने क्या किया, कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया, जो अग्रणी जाति लोगों को दे दिया, तरुण चुग को लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि आयात कर लिया कैंडिडेट, और जब उनको लगा कि अरे हमसे तो गलती हो गई तो अब किसी पिछड़ा वर्ग को देना पड़ेगा, तो उन्होंने महेश केवट को उतार दिया। लेकिन जीतू पटवारी ये तो भूल गए कि जो उनके कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन, वो भी तो आयात की हुई है ना, वो भी तो तेलंगाना से, वो कौन सी मध्य प्रदेश की है।